नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो लोकसभा और अगले साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में है तो विपक्ष सरकार की नाकामियों को गिना रहा है। अब रोजगार को लेकर के कांग्रेस और इनेलो दोनों दलों ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने एचटेट परीक्षा को लेकर के सरकार को घेरा है तो इनेलो ने बाहरी युवाओं को नौकरी देने के आरोप लगाए हैं। तो चंडीगढ़ में आयोजित इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम कैपिटल डायलॉग के मंच से मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जवाब भी दिया। इसमें रोजगार के आंकड़े भी मुख्यमंत्री ने रखे और पिछली सरकारों के कारनामों का जिक्र भी किया। जिस प्रांत में बेरोजगारी की दर 37.4% हो, आप केवल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी को खारिज कर उस बेरोजगारी दर को खारिज नहीं कर सकते। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि बेरोजगारी का कारण क्या है और बेरोजगारी का कारण मैंने साबित किया है। 5 साल में 12.5 लाख बच्चे क्वालिफाइंग एग्जाम एचटेट का एग्जाम दे चुके, आज तक एक नौकरी उन्हें मिली नहीं। करोड़ों रुपया, 125-30 करोड़ रुपया कम नहीं होता। बेरोजगार नौजवान अपने माँ बाप से मांग कर लाता है 1000, 1800, 2400 रुपया। जिसने ये फीस भरी होगी उसने कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया होगा, उसका भी 5, 7, 10, 15 हज़ार खर्चा आया होगा। वो एग्ज़ाम देने गया होगा, लड़का या लड़की, एक परिवार का सदस्य साथ गया होगा, बिटिया है तो उसके साथ 5-7 हज़ार वो भी खर्चा आया होगा। आपने लाखों रुपए के नीचे बच्चों को दे दिया, आज तक कुछ नहीं किया। इसका जवाब आपका। जिस प्रांत में बेरोजगारी की दर 37.4% हो, आप केवल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन, ये जो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, नौकरी लगवानी हो तो पैसे चाहिए, बिकती थी नौकरियां, रेट थे, इस नौकरी के इतने, इस नौकरी के इतने, इस नौकरी के इतने। हाँ, कुछ लोगों की बिना पैसे के लगती थी, लेकिन वो कैसे लगती थी? लीडर्स को पर्चियां मिल जाती थी कि 10 तुम्हारी, 5 तुम्हारी, 20 तुम्हारी, 2 तुम्हारी, फिर उनसे नाम लेकर के डाल देते थे। जिसको हमने शब्द नाम दिया, जिसको कि अब पर्ची खर्ची दोनों नहीं चलेंगी। और आज मिशन मेरिट पर किसी व्यक्ति को पैसा देने की, ऑफर करने की भी जरूरत नहीं। किसी ऑफर शायद कर देते हैं, मांगने की तो हिम्मत ही नहीं अब किसी की। 1,10,000 नौकरियां पिछले 9 साल में हमने लगाई हैं और किसी ने कोई पैसा देना पड़ा हो। 50,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ पिछले 9 साल में लगी हैं। 30 लाख से ऊपर लोगों को प्राइवेट बेरोजगार मिला है। अब सरकार अपने यहाँ रोजगार एक सीमा है उसकी, अब हार्डली 20,000 नौकरियों से ज़्यादा सरकार की निकलतियाँ नहीं है, साल में नहीं निकलती। हमने 1,10,000 की हैं, अभी 60-70 हज़ार के आसपास पाइपलाइन में हैं। कुछ एक कोर्ट में मामला फंसा हुआ, मैंने नया एक सिस्टम भी बनाया कि हर किसी को बार बार फॉर्म ना भरना पड़े, बार बार फीस ना भरनी पड़े, तो उसको कॉमन एलिजिबल टेस्ट की ओर लेके गए हैं। पहली बार ग्रुप सी की लगभग 40-42 हज़ार नौकरियाँ एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से होंगी। लेकिन जब ऐसा नया सिस्टम आता है तो एक गैंग और बना हुआ है हरियाणा में, जो जिसका ध्यान में आया कि भर्ती रोको गैंग, कि कैसी भर्तियां रुकवानी कैसे हैं। वो कोई भी जब रिजल्ट आता है तो एक बना बनाया लेकर के सिस्टम बैठा होता है कि कोर्ट में चले जाओ, मेरा साथ अन्याय हो गया है, मेरी बारी आनी थी, रह गया है, जो भी कुछ बनाएगा। अब उस समय चूँकि मजबूरी है कोर्ट की भी कि उनको उस समय पूरा अध्ययन होता नहीं है, उनको भी लगता है कि इसका कहीं अधिकार ना छिन जाए, न्याय तो उनको देना ही है। तो कुछ समय के लिए वो भी STAY 4 अक्षर लिख के डब्बे में बंद कर देते हैं। बड़ा कष्ट होता है कि व्यक्ति एक है, मानो पीड़ित है कि नहीं है मालूम नहीं, फैसला होगा तब होगा। लेकिन जो और लोग योग्य व्यक्ति हैं, जिनकी 20-30 हज़ार लोगों को नौकरी मिलनी थी, उनके हर दिन 30,000 मैन डेज खराब हो रहे हैं प्रदेश के। उनके अगर 6 महीने भी निकल गया तो एक आदमी के 6 महीने 40,000 लोगों के कितने साल हो जाएंगे? 20,000 साल। तो बड़ा नुकसान होता है उससे। मिलाकर के बेरोजगारी इस बार भी आप देख रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा रहेगा और हर बार आप देखते हैं कि चुनाव में ये जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। लेकिन अब देखना यह है कि इसको लेकर के जो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं
अब उसके बीच में जो जनता है वो किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, चाहे आप लोकसभा चुनावों की बात करें या विधानसभा चुनावों की, और इसको लेकर के पार्टियां अपने स्तर पर तैयार हैं। सत्ता पक्ष यहाँ पर अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहा है, तो फिर वहीं विपक्ष इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, और उन सवालों में भी रोजगार का मुद्दा सबसे अहम है, क्योंकि युवाओं को कैसे आप रोजगार के साथ जोड़ें, युवाओं को कैसे आप नौकरियां दे सकें, ये मुद्दा हमेशा और हर चुनावों में सबसे अहम रहता है। और इस बार भी, इस चुनाव में भी आपको वो मुद्दा राजनीतिक सरगर्मियों में तैरता हुआ दिख रहा है, और इसको लेकर के विपक्ष के आरोप हैं। एक तो एस्टेट को लेकर के सवाल रणदीप सुरजेवाला ने उठाए, और उन्होंने पूछा कि एस्टेट के एग्जाम के बाद आपने कितनी नौकरियां दी हैं। तो वहीं आप अगर अभय चौटाला को देखें तो उन्होंने भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए, और उनका ये कहना है कि जो बाहरी युवा हैं उनको नौकरी मिल रही है, प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही। तो कुल मिलाकर के रोजगार, युवाओं को नौकरी, यही सबसे बड़ा मुद्दा, और इसको लेकर के विपक्ष के सवाल हैं, जिस पर सत्ता पक्ष अपनी तरह से बातों को रख रहा है, उसको अपना इस पर पक्ष है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है जनता उसके साथ है, या सरकार जो बात कह रही है कि उसने युवाओं को रोजगार, नौकरियों के साथ जोड़ा है, क्या जनता उसके साथ है। यह सबसे अहम रहेगा, और इस बार के चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और इस मुद्दे पर जनता किसके साथ खड़ी होती है, इसके लिए तो चुनाव तक का ही इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, राजनीति आप देख रहे हैं चूंकि इस मुद्दे पर होती रही है, और इस बार भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो जनता के बीच में ये पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं। अब जनता को ये निर्णय करना है कि इसमें जो बातें कही जा रही हैं उसमें दरअसल जनता का भरोसा किसके ऊपर है। तो कुल मिलाकर के रोजगार को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। सरकार का ये कहना है कि उसने पिछली सरकारों की तुलना में कहीं ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से हो या स्वरोजगार के माध्यम से हो। जबकि विपक्ष का ये कहना है कि बेरोजगारी के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष का ये कहना है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। विपक्ष का ये कहना है कि बाहरी युवाओं को ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि इस बार भी कही जा रही हैं। और आप देखना ये है कि जो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप इस समय चल रहे हैं उसका जो निष्कर्ष है वो जनता किस तरह से निकालती है। तो अब चुनावों में समय ज़्यादा नहीं है, और इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां प्रदेश के अंदर इस समय आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे अपने उफान पर पहुंच रही हैं, क्योंकि अब 2024 के चुनावों में समय ज़्यादा नहीं है, और 24 में ही लोकसभा के बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो इसलिए तैयारियां पार्टियां अपने स्तर पर कर रही हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं, अपनी अपनी बातों को रख रही हैं। और अब उन्हीं सब आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो रोजगार का मुद्दा है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अहम, तो और इसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तब एस्टेट को लेकर के आपको बता दें कि सरकार पर सवाल रणदीप सुरजेवाला ने खड़े किए हैं। तो वहीं इनेलो का ये कहना है कि बाहरी युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। तो सवाल यही है कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है दरअसल उसको किस तरीके से देखा जाए, और इन आरोपों पर जो सत्ता पक्ष कह रहा है दरअसल उसकी हकीकत क्या है, आज इसको समझते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। और निवांश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवांश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं लगातार, चूंकि युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना, बेरोजगारी का मुद्दा, यह हर चुनावों में एक बड़ा अहम विषय रहता है। इस बार भी वही है, चूंकि अब चुनावों में समय नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर के घेरना शुरू कर दिया और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अभी एस्टेट के एग्जाम को लेकर के सुरजेवाला ने कहा कि आपने एस्टेट के एग्जाम के बाद कितनी नौकरियां दी, और वहीं अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि आप लोग बाहरी युवाओं को ज्यादा मौका दे रहे हैं, यहां हरियाणा के युवाओं की अनदेखी हो रही है। कैसे देखा जाए इसको, इन आरोपों का क्या जवाब है? देखिए, सवाल युवा जो है वो बहुत यूं कहिए संवेदनशील वर्ग है समाज का। ऐसा वर्ग जिसको गुमराह करके और उसका राजनीतिक शोषण करना, ये हमारे प्रतिपक्षियों के बड़े एजेंडे में होता है हमेशा चुनाव के समय। ऐसी बातें करना जिनमें तथ्य न हो, ऐसी बातें करना जो उनको उकसाएं किसी न किसी रूप में, और उस रुखसावे को अपनी राजनीतिक फसल के रूप में इस्तेमाल करना, ये इनका एजेंडा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, आपके जो दर्शक हैं और उनमें बहुत सारे युवा भी होंगे, वे हमारे प्रतिपक्षियों के मुखमंडल की तरफ निहारें। जैसे ही वो इनके मुखमंडल की तरफ निहारेंगे, इनके नेताओं को देखेंगे, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल, उसका जो है सारे का सारा डेटा वो नौजवानों के भी सामने आकर के खड़ा हो जाएगा।
ट्रैक रिकॉर्ड पर चलते हैं, डेटा पर भी चलेंगे। ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन नेशनल लोकदल से शुरू करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को ज्यादा मौका दे दिया, या और भी तरह के सवाल ये उठाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये 6 साल में अपेक्षाकृत आनुपातिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के पहले 6 साल अगर जोड़ लो आप, पहले 6 साल का हमारा आंकड़ा ले लो और इनका ले लो, और फिर कितनी सरकारी पक्की नौकरियां दी, आप जब उस आंकड़े को कंपेयर करेंगे तो इनको बहुत पीछे पाएंगे, फिसड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि रोजगार में, सरकारी नौकरी में हेरफेर करने के आरोप में, सरकारी नौकरी की मेरिट लिस्ट अलमारी तोड़कर बदलने के आरोप में इनके शिखरतम नेता, उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने दंडित किया, सजा दी। तो जो स्वयं साक्षात मेरिट की हत्या के आरोपी नहीं रहे, केवल आरोपी नहीं रहे, अपितु उन पर आरोप साबित भी हुए और वो सर्वोच्च न्यायालय तक अपने आरोपों से बरी नहीं हुए, बाकायदा सजा काट करके बाहर आए हैं। उन पर कितना भरोसा करेगा हरियाणा का नौजवान और कितना भरोसा करना चाहिए, ये हम नौजवानों पर ही छोड़ें तो बेहतर होगा। तो इंडियन नेशनल लोकदल नौकरियों के मामले में पहले जो कर चुकी है वो अपनी जगह। मैंने इनके नेता का एक बयान ऐसा भी सुना और पढ़ा, जब उन्होंने कहा अपने वर्कर का केवल हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि वर्कर टूट रहा है, अनेक वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई राज ले आओ मारा, अपना जब राज आ जाएगा तो ये मेरिट वेरिट सब है ना, इसको उखाड़ करके जोड़ में फेंक देंगे। अर्थात न इनका मेरिट में विश्वास तब था जब ये आखिरी बार 6 साल सत्ता में थे, न इनका मेरिट में आज विश्वास है। ये केवल धक्का मुक्की और अलमारियों को तोड़ करके मन माने ढंग से रोजगार देने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस के करीब 10 साल के शासनकाल में, कांग्रेस के करीब 10 साल के शासनकाल में अलग अलग सरकारी पक्की नौकरियां देने के जो उनके इदारे थे, उन्होंने कितनी नौकरियां दी उसके आंकड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी और पार्टी के हमारे सभी नेता और हम प्रवक्ता लोग भी बारंबार आपके चैनलों पर दे रहे हैं। वो डेटा ऑथेंटिक सरकारी डेटा है, वो क्योंकि डायनामिक डेटा है, कुछ ना कुछ उसमें बढ़ता रहता है। मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में करीब करीब 86,000 सरकारी नौकरियां उनकी 2 टर्म में मिली, ये रिकॉर्ड पर है। भारतीय जनता पार्टी के अभी 2 टर्म पूरे होने बाकी हैं। अभी हमें 8-7 महीने 10 महीने का ये कार्यकाल इस सरकार का अभी कायम है, बरकरार है। हम जब सत्ता में से ये सत्ता का ये दूसरा कार्यकाल पूरा करके तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मांगने जाएंगे, तब हम हरियाणा के लोगों को यह बताने की स्थिति में होंगे कि हमने कांग्रेस के कार्यकाल के 86,000 की तुलना में 2 गुणे से अधिक, यानी लगभग 1,68,70,000 नौकरियां दे दी हैं। आज तक भी हम 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पक्की हरियाणा के नौजवानों को दे चुके हैं। तो जिन्होंने वास्तव में रोजगार दिया, जिसके आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं, उन पर सवाल उठाना और अपने गिरेबान में न झांकना, ये हमारे विपक्षियों का स्वभाव हो गया है। राय सिंह जी, आपसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, उसके बावजूद भी इस पर सवाल है। राय सिंह जी अनम्यूट करें, शायद म्यूट हैं आप। आवाज आ रही है मेरी? जी बोले। हाँ, जो डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी ने आंकड़े रखे हैं और एक राजनीतिक रूप से बात रखने का प्रयास किया है। देखिए, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं और इन्हीं के जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर, श्रम रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली जी ने अभी संसद में बयान दिया है। हमारे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने क्वेश्चन लगाया कि हरियाणा की स्थिति बताइए रोजगार के बारे में। उनके बयान है कि 2013 और 14 में बेरोजगारी दर हरियाणा की 2.97% थी, लगभग 3%। और आज 21 और 22 में 2021 और 22 में लगभग 9%, यानी कि 3 गुना।
अब मैं वीरेंद्र चौहान जी के आंकड़े मानूं या केंद्र सरकार के मंत्री के, ये तय करेंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दूसरी बात, इन्होंने बात रखी अलग अलग प्रकार से, इसके अलावा सरकार के दूसरे विभाग भी केंद्र सरकार में, उनकी आंकड़े हमारे सामने हैं। पीएलएफएस जो है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है, उस पर भी सवाल किया गया भारत सरकार के लिए कि हरियाणा की स्थिति क्या है। तो हरियाणा की स्थिति उन्होंने कहा है कि मणिपुर के साथ बेरोजगारी में देश के अंदर चौथे स्थान पर है। बड़ा आंकड़ा दिया गया, हिमाचल की तुलना की गई है, पंजाब की तुलना की गई है, उत्तर प्रदेश की तुलना की गई है, वो बड़ा व्यापक अर्थ हो जाएगा। लेकिन बड़ा साफ सुथरा आंसर ये है कि हरियाणा जो है बेरोजगारी में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। अब जहां हरियाणा को हम 2014 से पहले उत्पादन में, वितरण में और रोजगार देने में रिकॉर्ड है कि नंबर 1 था, आज इनकी बेरोजगारी कहां पर। इसके अलावा सीएमएमआई के आंकड़े ये नहीं मानते, लेकिन मानने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये उसके रोजगार के आंकड़े उत्तर प्रदेश के लिए मानते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रांतों में जहां सरकार है वहां तो ये बड़ा चढ़ा कर बात करते हैं। वो कहते हैं कि 37% बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ चुकी है। और रही बात ट्रैक रिकॉर्ड की, बड़ी साफ सुथरी बातें करते हैं कि इन्होंने माना कि 86,000 नौकरी हरियाणा सरकार ने जब कांग्रेस के हमारा शासन था उन्हें दी है। आज ये लगभग अपना आंकड़ा बताने में बता रहे हैं कि जब हम सरकार से जाएंगे, बड़ी सिंपल बात है कि सरकार से जाने से पहले आपके सामने प्रश्न है कि आपने कौशल रोजगार आज तक 1,10,000 दे चुके हैं। आंकड़े सुना करें खान खोलकर, 1,10,000 9 साल में दे दी। चलिए वीरेंद्र जी एक सेकंड जवाब देते हैं राय सिंह जी, ठीक है। देखिए, लेकिन वो 1,20,000 का आंकड़ा तो अभी का है। वो ये कह रहे हैं कि जब वो मैंडेट मांगने के लिए जाएंगे तब वो 1,86,000 हो जाएगा। अभी 1,20,000 है, अभी भी आपसे ज्यादा है, अभी भी आपके 10 साल से ज्यादा तो अभी भी है। कहीं जा नहीं रहे, आप कहीं आ नहीं रहे। आज मेरी बात सुनिए, कौशल विकास रोजगार निगम आपने बनाया, बड़े ढिंढोरे पीटे गए, बड़े बड़े प्रचार किए गए। उससे पहले कौशल रोजगार था, कहीं उठता भारत है, कहीं बढ़ता भारत है, कहीं रोजगार देता भारत है, स्टार्टअप इंडिया, गेटअप इंडिया, वो सारी स्कीमें कहां गई आपकी? वो बिल्कुल धरातल में, फाइलों में बंद गई, क्योंकि वो झूठे आंकड़े थे, झूठा प्रचार था, वो लोगों के सामने नहीं आया और ये भाग खड़े हुए। कौशल विकास रोजगार निगम आज बच्चों के साथ, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पहले 20 से अधिक लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, पास हुए 5 से अधिक लाख, बताया भी आंकड़ों में। आज क्या है, जब रोजगार देने का समय आ रहा है तो खाटा छाटी, नई नई स्कीमें, नई उनके साथ शर्तें जोड़कर उनको बेरोजगार कर दिया है। और ट्रैक रिकॉर्ड की बात देखिए, जो बात करें ना, इन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने अलमारी में फाइलें बदल दी। अरे अलमारी में फाइलें बदलने वाला व्यक्ति अजय सिंह चौटाला आज आपकी राजनीतिक पार्टी में, सरकार में शामिल है। आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार से झूठे आरोप लगाकर। क्या आपने कभी उस व्यक्ति का नाम लिया है? इन्हीं से गले मिल लो आप। उसके खिलाफ बात रखी है? क्या आपने कहा है कि इस प्रकार से? चलिए, मुझे लगता है मैं इसका जवाब, ठीक है, इसका जवाब तो ओंकार जी दे देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, नहीं, मैं तो फिर भी राय सिंह जी ये कह रहा हूं ना, इसका फैसला तो फिर हम जनता पर छोड़ते हैं ना। जनता तो है ना बैठी, जनता आपकी बात भी सुन रही, वीरेंद्र जी की बात भी सुन रही है। अब जनता फैसला करेगी इस पर कि आपके आंकड़े सही हैं या उनके आंकड़े सही हैं, ठीक है। अभी ओंकार जी आयुष जी, सबसे पहले तो मेरी चौहान साहब से रिक्वेस्ट है, बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, हम किसी के बीच में नहीं बोल रहे, कोरम को बना के रखिए। देखिए, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएमआई के आंकड़े कह रहे हैं। और ये आंकड़े जब हिमाचल दूसरी जगह चले, उत्तरांचल में चले जाते हैं, यूपी में चले जाते हैं, तब ये उनको मान जाते हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं मानते। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और उस बेरोजगारी में नंबर 1 होने का कारण नशे में भी नंबर 1 हो चुका है। क्योंकि युवा को जब रोजगार नहीं मिलता, युवा हताश होकर, परेशान होकर, दुखी होकर कहीं ना कहीं गलत कामों में फंस जाता है, नशे के काम में फंस जाता है। आप ये कहते हैं कि हमने 1,10,000 रोजगार दे दिए। आयुष जी, मैंने आरटीए में लिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब पे आरटीए लिखी थी। आरटीए में पता लगा कि इन्होंने 95,000 रोजगार दिए हैं। लेकिन मैं कहता हूं एक श्वेत पत्र जारी कर दो जनता के लिए कि 9 साल से अधिक समय हो गया आपको, जब से आप सत्ता में आए हैं, कितने लोग रिटायर हुए। ये बात नोट करने वाली आयुष जी। ये कहते हैं हमने 1,10,000 दिए, मैं कहता हूं 95,000 की आरटीई मेरे पास है। मैं कहता हूं आप ये बताइए, पिछले 9.5 साल में कितने लोग रिटायर हुए और कितने आपने भर्ती किए।
ये तो बता दीजिए 2 लाख पद खाली हैं लगभग, उनको कब भरेंगे? ये सरकार क्या कर रही है? युवाओं का शोषण कर रही है। स्थायी नौकरियां खत्म करके पहले तो ठेका प्रथा लागू करी इन्होंने पहले क्रम में, अब ये कौशल रोजगार निगम बना दिया। इसके अलावा सक्षम योजना के तहत जो ग्रेजुएट बच्चा है उसको मात्र 6,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को मात्र 7,500 रुपए। आयुष जी, सोचने की बात है। और कौशल रोजगार में कितने दे रहे हैं? 12,000 से लेके 15,000 रुपए तक। वही काम जो कौशल रोजगार में अस्थायी व्यक्ति कर रहा है, अस्थायी बच्चा कर रहा है हमारा, वही काम जो स्थायी कर रहा है वो 70,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है और ये उसका शोषण कर रहे हैं। 12,000 से 15,000 रुपए तक दे रहे हैं। इतना ही अगर इन्होंने नौकरियां दी, ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद कर दी। अरे भाई, तो अटैची कहां से पकड़ेगी 1 करोड़ रुपए की? आप ही का एमएलए, बीजेपी का एमएलए कह रहा था, उसी ने आरोप लगाया था कि मेरे बच्चे को भर्ती करने के लिए पैसे लिए इन्होंने। ये इन्हीं के आरोप थे, किसी और के आरोप नहीं थे। पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध, ये इनका नारा है। और कहना तो मेरे भाई कांग्रेस के भाई का बहुत सही है, जो इनको चुभ गया, जो इनको लगा कि कांग्रेस इनालों के गले लग रही है। ये बात नहीं है। सच्चाई बोलना कोई गलत बात नहीं है, सच्चाई बोलनी भी चाहिए। और इनसे ये तो पूछ लीजिए कि आज इनके पास पद खाली कितने हैं? 2 लाख से ऊपर पद खाली हैं कौशल रोजगार निगम के नाम पर। जनता से, युवाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है, जरा ये एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि जब से सत्ता में बैठे हैं कितने पेपर लिए और कितने लीक हुए, उन पेपरों के बाद कितने बंदों की नौकरियां लगी। कुछ नहीं है आयुष जी इनके पल्ले। ठीक है, ये सिर्फ झूठ के आंकड़े देते हैं। चलिए, आपने जो आंकड़े रखे हैं मैं उसका जवाब कह रहा हूँ, झूठे हैं लोग। ठीक है, और मैं उसका जवाब लूंगा। मैं उसका जवाब वीरेंद्र जी से बात का मेरा जवाब दें। अभी निवान जी, ठीक है, खत्म कर रहा हूं। मैं आता हूं। पेपर लीक में कितने पेपर लीक हुए, उसमें नंबर 1 बना दिया इन्होंने हरियाणा। चलिए, ठीक है, लीक के मामले में ठीक है, आपका सवाल आ गया, मैं जवाब ले लूंगा। अभी निवान जी, हाँ निवान जी, क्या आपको भी लगता है चूंकि विपक्ष जो बात कह रहा है उसी ट्रैक पर आप लोग भी हैं? तो देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा आप अभी उठा रहे हैं, ये मेरा ख्याल स्टेट का सारा यूथ बैठ के आपका चैनल देख रहा है और वो देख रहा है कि कौन सी पार्टी क्या बोल रही है, कौन सी पार्टी ने क्या किया है, कौन सी पार्टी केवल और केवल अपने आप को पुरानी पार्टियों से कंपेयर कर रही है, अपने आप को पुरानी पार्टियों से बेटर बताना चाहती है, और कौन सी पार्टी के पास एक्चुअली में आगे जाने का विजन है। अगर मैं आपको विद तथ्य बताऊं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ क्या है और रोजगार के ऊपर क्या है, वो मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको विद तथ्य बताना चाहता हूँ कि कैसे करंट जो सरकार है वो पूरी तरह से युवाओं को एक स्टेबलाइज करने में और युवाओं को एक आगे एक सुनहरा भविष्य देने में पूरी तरह से विफल रही है। देखिए 33%, और जितने भी मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ ये किसी न किसी नेशनल एजेंसी के आंकड़े हैं। चौहान साहब मुझसे बाद में मांग सकते हैं या आप मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। 33% यूथ ना तो जॉब कर रहा है ना तो पढ़ाई कर रहा है। 33% स्टेट का यूथ इस समय ना जॉब कर रहा है ना पढ़ाई कर रहा है। तो आप सोचिए कि वो 33% यूथ कैसे मजबूर है आज मजबूर है आज गलत रास्ते पे जाने के लिए, या नशे में पड़ने के लिए, या डिप्रेशन में जाने के लिए, या स्टेट को छोड़ के बाहर जाने के लिए, अपनी जमीनें सस्ते में बेच के बाहर जाने के लिए मजबूर है आज। उसके बाद सीईटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें पूरी तरह से सरकार जो है वो विफल रही है। किस तरह से कोर्ट के बार बार कोर्ट के प्रोसीजर्स में सीईटी को उलझा दिया गया है। 30,000 शिक्षक के पद जो है वो खाली पड़े। कैसे जो है वो पुराने शिक्षकों को, जो रिटायर्ड शिक्षक है, उनको फोर्स किया जा रहा है कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन ना जाने किस कारणवश यंग युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। 4500 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। तो आप सोचिए कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन का क्या हाल होगा इस समय स्टेट में। अगर आप ग्रुप डी की बात करें तो 13,000 जॉब्स के लिए 13,75,000 लोग अप्लाई करते हैं और बाद में पता लगता है कि ये पेपर लीक हो गया। आप सोचिए उन युवाओं के ऊपर क्या बीतता होगा जो बसों के ऊपर चढ़ के धक्के खा के सेंटर्स में पहुंचते थे और वो एग्जाम देते थे और बाद में उन्हें पता लगे कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं। उसके बाद 60,000 टेम्परेरी जॉब्स अगर निकलती है तो प्रदेश का 10 लाख युवा अप्लाई करता है जो केवल 8 से 10,000 रुपए की नौकरी करने में मजबूर है, जिसमें पीएचडीज हैं, जिसमें मास्टर किए हुए लोग हैं। उसके बाद 6 प्यून की जॉब निकलती है। ये मैं आपको सिलेक्टेड डेटा दे रहा हूं सर, जो बहुत शॉकिंग डेटा है कि 6 प्यून की जॉब निकलती है। तो हम ये नहीं कहते कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी होती है, सब रिस्पेक्टेबल जॉब्स है, लेकिन 6 प्यून की जॉब के लिए अगर पीएचडीज अप्लाई करते हैं, मास्टर
मास्टर किए हुए MBA MCA अप्लाई करते हैं, तो इससे पता लगता है कि स्टेट में जो है वो रोजगार की स्थिति क्या है। उसके बाद HCS जैसी प्रेस्टिजियस एग्जाम में, जिसमें केवल 100 पदों के लिए इन्होंने 100 पोस्ट निकाले, उसमें 90,000 लोगों ने अप्लाई किया और केवल 60 लोग 40% मार्क्स लेके पास कर पाए। ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ये लोग आज स्टेट में बना पाए हैं 9 साल के अंदर। उसके बाद ऐसे में सैकड़ों आंकड़े आपको दे सकता हूं, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ये बताने के लिए इनफ है कि किस तरह से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से पॉलिसी बनाने में और युवाओं को रोजगार देने में लेकिन पूरी निवान तरह जी, से अभी तो विफल वीरेंद्र जी रही ने कहा है। भाई हमने अगर आप 75% पिछली सारी सरकारों को अगर आप देखें तो उनसे कहीं ज्यादा हमने रोजगार दिए और कह रहे हैं जब हम जाएंगे जनता के बीच मैंडेट मांगने के लिए तो ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। सर यही प्रॉब्लम है कि क्या हमारा बेंचमार्क पुरानी सरकारें हैं? क्या 13,75,000 युवा जो आज सड़कों पे जॉब के लिए 13,000 जॉब्स के लिए आ रहा है, वो आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप पुरानी सरकारों से बेटर करिए? तो अगर आपका कंपटीशन पुरानी सरकारों से है तो पुरानी सरकारें अगर इनकॉम्पिटेंट थी तो आई एम सॉरी, आप भी इनकॉम्पिटेंट है। ये स्टैंडर्ड ऑफ बेंचमार्क नहीं हो सकता है हरियाणा के लिए। हरियाणा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और इंटेलिजेंट स्टेट है। हरियाणा के बच्चे बाहर जाके बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर एक अच्छी, ईमानदार और पढ़ी लिखी सरकार का आना निवान जी, अब आपने कहा कि पुरानी सरकार बेंचमार्क नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनकम्पिटेंट और कम्पिटेंट के जो निवान जी के शब्द हैं उन पर पहले सबसे टिप्पणी करूंगा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि प्रदेश में एजुकेशन का सिस्टम इतना निचले दर्जे का हो गया, इतना खराब हो गया है कि यहाँ बच्चे जो है 40% का मार्क भी नहीं छू पा रहे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि प्रदेश के लोग बड़े कम्पिटेंट हैं और वो सब जगह छाए हुए हैं। कंफ्यूज हैं क्या निवान जी? सर कंफ्यूज नहीं, मैं आप एक ही वाक्य में रुकिए ना। अब मेरी बारी में आपने बोल दिया ना, मैं आपकी बारी में नहीं बोला ना। ठीक है निवान जी, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, मैं तो करेक्ट कर रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं, मेरा राइट है। निवान जी आप कंफ्यूज्ड हैं। कभी आपको हरियाणा इनकम्पिटेंट लगता है? सर आप दोबारा सुनिएगा, मैंने क्लियरली अब रुकेंगे नहीं। अब आप बोलते रहेंगे तो आप अगली बारी बोलेंगे क्या? ठीक है, कैसे चलेगा काम? आप बोलिए। बात को ऐसे नहीं करते, सुनना पड़ेगा आपको। मैं जो मेरे मित्रों ने सवाल उठाए उन सारे सवालों के जवाब देता हूं। पहले मैं बात करता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि कौशल निगम वो शोषण कर रहा है और ठेके की प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा में कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ठेके पर भर्तियां करने का जो सिस्टम है वो हमने शुरू नहीं किया, हमें विरासत में मिला था। हमने तो उस ठेकेदारों के माध्यम से युवाओं के शोषण के घटिया दर्जे के सिलसिले पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का एक निगम बनाया और यह कहा कि ठेकेदार के हाथों शोषण नहीं होने देंगे इनका, क्योंकि वो कभी तनख्वाह देरी से देता था, कभी उनका पीएफ नहीं निकालता था, कभी पीएफ के पैसे हजम कर जाता था। सरकार का एक निगम बना, नियम के अनुसार नौकरी दी जा रही है, मेरिट और प्राथमिकता के जो नियम तय किए गए हैं उसके आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। ये शोषण नहीं है साहब, ये शोषण को बंद करके कच्ची नौकरियों में, अस्थायी नौकरियों में भी नियम और व्यवस्था की बहाली है। मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं आप मुझे उपदेश दे रहे थे, आप उपदेश दे रहे थे, आप मुझे उपदेश दे रहे थे। नहीं ओंकार जी, रोकना पड़ेगा भाई। ओंकार जी आपने कहा कि आपके बीच में ना बोले, अब आपकी बात को सुने, अब सुन लें भाई, जवाब आ रहा है पूरी करने दीजिए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। नहीं भाई, आप नहीं आपके सवाल आ गए ओंकार जी, अभी जवाब आने दीजिए, पहले जवाब आने दीजिए ना। सवाल पे सवाल पूछेंगे और जवाब नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। अपनी बारी में नो बीरेंद्र जी जवाब। कौशल निगम को शोषण का माध्यम बताने वाले या युवाओं के साथ खिलवाड़ बताने वाले ऐसे लोगों की बुद्धि और तर्क करने की क्षमता पर मुझे सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, जो ये नहीं समझ पाते कि एक प्राइवेट ठेकेदार के हाथों उनका शोषण था कि एक सरकारी व्यवस्था का अंग बना करके ठेकेदार के चंगुल ने उनको छुड़ाया। अरे बीच में बोलते हो, कितनी दे रहे हो आप ये बताइए? अरे मात्र 8,000 से लेके 12,000 रुपए तक। तमीज है कि नहीं है ओंकार सिंह? मैं हर वक्त में टोक सकता हूं, कौशल वाले को हर वक्त में टोक सकता हूं। ओंकार सिंह ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुनिए। ओंकार सिंह ये नहीं चलेगा। सुनिए। मैं दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ओंकार सिंह जितने परेशान हैं,
आहत हैं। और कांग्रेस के हमारे राय सिंह जी जिस तरह पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, इनकी पीड़ा बिल्कुल भी हरियाणा के जो नौजवान है उनकी पीड़ा नहीं है। दरअसल कांग्रेस हो या इंडियन नेशनल लोकदल, ये हरियाणा की राजनीति से लंबे समय से बेदखल लोग हैं। ओंकार सिंह जी को तो 2 दशक पूरे होने को हो रखे हैं और कांग्रेस भी 2 टर्म से बाहर है। तो दरअसल ये अपनी राजनीतिक बेरोजगारी के मारे हुए बेचैन लोग हैं, फड़फड़ा रहे हैं किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए और फिर से हरियाणा में लूट का, मेरिट की हत्या का सिलसिला शुरू करने के लिए। वीरेंद्र जी, ओंकार जी ने एक प्रश्न उठाया कि आप ये बताइए कि कितने पद खाली हुए हैं। आप ये तो कह रहे हैं कि आपने 1,20,000 भरे, लेकिन ये बताइए कितने खाली, उस प्रपोर्शन में मारा क्या आपने? सुनिए, सुन तो लीजिए। हमने प्रदेश में कितने पद खाली हैं और कितने भरे हैं, ये आंकड़े हम बारंबार हर पटल पर दे रहे हैं। ये विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने दिए, इनको सुनाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए तो इनको सुनाई नहीं दिए। फिर वही सवाल उठाते हैं। तो ऐसे सवालों का कोई अर्थ नहीं है। मैं तर्क, अरे सुन लो भाई, जवाब सुन लो, अपनी बारी में बोलना। आप बता दो कितने खाली हुए। अरे सुन तो लो, जिसको विधानसभा में बोला वो सुनाई नहीं दिया, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई नहीं दिया, वो ओंकार सिंह यहाँ सुन लेगा क्या? जो मेरी बारी में मुझे बोलने नहीं देना चाहता वो सुन लेगा क्या? क्या बावड़ी बात करते हो? ओंकार जी सुन लो, मेरा उत्तर सुन लो, अपनी बारी में कहना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नौकरी की स्थिति किसने कितना दे दिया, किसने कितने लोगों को रोजगार दिया, उसके आधार पर ही आकलन करोगे ना। ये जब सत्ता में थे, अरे भाई रिटायर कितने हुए? अरे भाई बीच में बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो बीच में? आपकी बारी में बोला था क्या? आपकी बारी में बोला था क्या? अच्छा, आपकी बारी में बोला था मैं, आपकी बारी में बोला था क्या? अरे आंखें कान बंद हैं, बुद्धि पर ताला लगा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, हमने इंडियन नेशनल लोकदल के अलमारी तोड़ रोजगार की तुलना में कई गुना हरियाणा के रोजगारों को मेरिट पर बदतमीजी कर रहे हो। मैं भी टोकूंगा फिर, और मुझे बोलने दीजिए। हमने इन 9.5 साल में, हमने इन 9.5, अरे सुन तो लो, हमने इन 9.5 साल में इंडियन नेशनल लोकदल के अलमारी तोड़ रोजगार की तुलना में कई गुना हरियाणा के नौजवानों को ईमानदारी से बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर जिला, जाति या नोटों का झोला ये देखे बिना पक्की नौकरियां दे दी। हम अच्छे कि ये अच्छे। कांग्रेस जो है, इनके कार्यकाल में इंटरेस्टिंग बात करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात सुन लो मेरे मित्र। इंडियन नेशनल लोकदल को मैं तारीफ करता हूं, कभी कभी इनकी बातें सही भी होती। कांग्रेस का राज था, एचपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। इंडियन नेशनल लोकदल के एक नेता ने पत्रकार वार्ता करके कहा कि ये एचसीएस का रिजल्ट आएगा, इसमें फलाने धमकाने सयाने ये लोग अभी कोई रुक जाओ ना, अरे रुक जाओ यार, फिर मूर्खों वाली बात करते हैं। मेरी बात पूरी तो होगी, मेरी बात तो सुननी पड़ेगी भैया। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जो खुद मेरिट तोड़ करके नौकरी देते थे, वो कांग्रेस की मेरिट तोड़ जो नीति थी उसको खुलासा करते थे कि ये लोग, इनको पक्की नौकरी मिलने वाली, एचसीएस बनने वाले हैं। नेताओं के रिश्तेदार, विधायकों के रिश्तेदार, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार उनके नाम ये दे देते थे और वही लग जाते थे। भाई साहब, मनोहर जी के शासन में गांव का, अरे अब क्या बता रहे हो, सुन तो लो, अपनी बात मैं बता रहा हूं ना, सुनोगे तो पता, सुनोगे तब ना। अरे भाई ये बताओ रिटायर कितने शासन में, अरे सुन ले भाई, सुन लो मनोहर जी के राज में बंदा रिटायर हुआ, दोबारा भर्ती नहीं हुई। सुनोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? अंधेरे में रहोगे, सुनोगे नहीं। एक अंतिम वाक्य मैं कह रहा हूं, मनोहर जी के राज में गांव के गरीब आदमी का बच्चा, रेहड़ी चलाने वाले किसी प्रजापति का बेटा, जयसिंहपुर के गोंदर के किसी गरीब आदमी का बेटा, अरे सुनोगे नहीं, बीच में एक वाक्य नहीं बोलने दूंगा, ध्यान रखना। फिर हमने सब सारे आंकड़े जारी किए। मैं कह रहा हूं, मनोहर जी के शासन में मेरिट पर गरीब व्यक्ति का बच्चा वो एसडीओ लग जाता है, एचसीएस लग जाता है, जिसके पिता के पास किराया देने के भी पैसे नहीं होते चंडीगढ़ तक जाने के, वो क्लास 1 ऑफिसर लग जाता है। ये हरियाणा में अब होना शुरू हुआ है। आपके यहां तो नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे,
हमारे यहाँ ठीक कोचिंग है। सेंटर्स में चलिए, अब कोचिंग सबके- लेकर ठीक है। मेरिट पर नौकरियां लोग ठीक है। पा रहे हैं। राय सिंह ये जी, परिवर्तन राय सिंह जी, आपको अभी राय हजम सिंह क्यों जी, होगा भैया? ठीक है, राय सिंह मेरिट जी को जुड़ गए जोड़ हमारे में साथ। फेंकने वाला। राय सिंह जी, राय सिंह जी। देखिए, मैं कुछ बातें अपने मित्र डॉक्टर चौहान की नहीं सुन पाया, वो संचार व्यवस्था की कुछ कमी रही, लेकिन जो बातें मैंने की सुनी है उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि इनको जो ट्रेनिंग दी गई है कि आपने केवल कुछ लाइनें पढ़कर लिखकर जानी है और इन्हीं का प्रचार प्रसार करना है, उस आधार पर बड़ी बात है। 86 बनाम 1,10,000 से नहीं, ऊपर 86 बनाम 1,00,000 है। अरे वो ये करोड़ों आंकड़ा रुपए है। की टैक्सी कहाँ है है? जवाब? आप है देखिए, जवाब? चौहान साहब, है जवाब? आप बताओ मैंने कैसे बोला कैसे करोड़ों विधायक रुपए की अपने टैक्सी रिश्तेदार कहाँ है? लग जाते थे? पेपर कैसे लगातार लीक मुख्यमंत्री कहाँ के है? रिश्तेदार लग जाते अरे थे? आपका रोजगार कैसे देने का लग जाते तरीका थे जो है बताओ? भ्रष्टाचार है। आप कहते हैं गरीब को रोजगार मिल रहा है, 5% लोगों को रोजगार बिल्कुल। देकर 95% लोगों से आप धन इकट्ठा करते हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे जो बाहर के प्रांतों से लोग हैं, उन्होंने अपने भाई भतीजों तक नौकरी लगवा दी है। इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। अरे एसडीओ जेई मुझे समझ नहीं आता। 70% से अधिक मुझे समझ हरियाणा नहीं के आता। बाहर के लगे हैं। क्या हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने का आपका अधिकार नहीं बढ़ता? उस पर बात नहीं करते आप। और आप बात हमने कहते मेरिट हो पर कि नौकरियां दी कांग्रेस की युवाओं की हमने परिपाटी। मेरिट पर नौकरियां दी आपने हैं। आप हरियाणा तो के राजनेताओं के मुख्यमंत्री बच्चों को ने, एडजस्ट करते हरियाणा थे, के पैसे लेकर मुख्यमंत्री के गोरखधंधा बयान करते आपको थे। याद है ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कहते थे किसानों के बारे में कि लठ उठा लो, तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी और सिर पे मारो। अरे ये तो मुख्यमंत्री के बयान है। ये बताओ। अरे मुख्यमंत्री के बयान है। राय सिंह जी, चलिए, अब आप लोग के आरोप किसानों प्रत्यारोप ने के नहीं बीच में बोलते चर्चा थे। में यही समाप्त यही करना रोजगार- जरूरी, आप लोग का समय अरे निकाल दीजिए आज चर्चा का हरियाणा हिस्सा का बनने के लिए। रोजगार- हालांकि अब आप देख रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी के जब भी इस तरह के सवाल होते हैं तो इसी तरह की जो गर्मा गर्म बहस है वो देखने को मिलती है। लेकिन अब देखना यह है कि जनता इनमें किसके साथ खड़ी होती है, क्योंकि दोनों के अपने अपने इसमें आरोप प्रत्यारोप हैं। कोई इसमें अपने पक्ष की बात कह रहा है तो कोई इसको लेकर के आरोप लगा रहा है, और अब ये जनता को तय करना है कि क्या सही मायने में उनको रोजगार मिला है या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।